जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी जनजाति सीरीज में अध्याय 3 में घुमंतू जनजाति में पहुंच गए हैं। इसके पहले हम मध्य प्रदेश में जनजाति सामान्य परिचय तथा जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को 3 क्लासेस में हमने पूरा किया है, 3 पार्ट में। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरी क्लास में पहुँच गए हैं जिसका नाम है घुमंतू जनजाति। तो सबसे पहले तो ये एमपी का मैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको अगर कुछ पढ़ना है, एमपी अगर पढ़ना है तो एमपी का मैप उसकी कुंजी है। जब तक एमपी का मैप नहीं याद होगा तो मुझे उम्मीद है कि जो परीक्षा धाम सीरीज चल रही होगी उसको आप लोग देख रहे होंगे और उससे मैप आपने रट लिया होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जनजाति होती क्या है। तो विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के बीच मुख्य अंतर उनके जीवन शैली, गतिशीलता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। मतलब कि इनके बीच डिफरेंस किस चीज़ का है, लाइफ स्टाइल का है, ऑक्यूपेशन का है, इन सब चीज़ों का अंतर है। तो घुमंतू जनजाति कौन सी होती है, जिसे नोमैडिक ट्राइब्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो नोमैडिक ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती हैं कि इनकी जीवन शैली क्या होती है। ये जनजातियां पूरी तरह से घुमंतू होती हैं और एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। आजीविका के लिए लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रह जाती हैं। ठीक है, इनकी आजीविका क्या है, पशुपालन, पारंपरिक कला प्रदर्शन, शिकार या छोटे व्यापार पर निर्भर होती हैं। उदाहरण कौन कौन सी, बंजारा, बहेलिया, भाटू। अभी हम ये इनको विस्तृत आगे पढ़ेंगे। लेकिन मतलब इनका मतलब क्या है घुमंतू जनजाति का, कि जो मतलब कि एक स्थान पर स्थिर न रहे। जैसे एक आध महीने यहाँ रही, फिर दूसरे जगह चली गई, फिर दूसरे जगह रही, अपनी चीज़ों को बेचा दूसरे जगह जाके। तो इस तरह ये हमेशा क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, घुमंतू जनजाति। फिर अर्ध घुमंतू जनजाति, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। क्या बोला जाता है इनको, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। तो ये जनजाति अर्ध घुमंतू होती है, यानी वे कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहती हैं और फिर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। इनकी गतिशीलता घुमंतू जनजाति से कम होती है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये भी घूमती हैं, लेकिन जैसे ये 1-2 महीने के लिए कहीं रुकती हैं। कितने महीने के लिए, 1-2 महीने मैक्सिमम। तो ये क्या कहीं रुकेंगी तो 4-6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए रुकेंगी। तो इसीलिए इनको अर्ध घुमंतू मतलब थोड़ी समय के लिए स्थिर रहती है। इनकी गतिशीलता घुमंतू जनजाति की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, अब विमुक्त जनजाति, इन जनजातियों का इतिहास क्या है कि इन जनजातियों को ब्रिटिश काल में आपराधिक जनजाति, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत वर्गीकृत किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में इस कानून को समाप्त कर इन जनजातियों को विमुक्त कर दिया गया है। जीवन शैली, इनमें से कुछ जनजातियां स्थायी रूप से बच चुके हैं, लेकिन सामाजिक कलंक और भेदभाव के कारण ये अभी विकास में पिछड़ी है। उदाहरण बगरी, बावरिया, कंजर, भेड़िया आदि। तो इसका मतलब ये है कि इन जनजातियों को क्या किया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत वर्गीकृत किया गया। मतलब इसके एक्ट क्रिमिनल ट्राइब्स, इनको आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। तो फिर क्या हुआ, जब हमारे स्वतंत्रता के बाद इस कानून को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए इनका नाम क्या है, विमुक्त, डोनिफाइड। विमुक्त मतलब मुक्त करना किसी चीज़ से। भाई जब तक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में 1871 में थी तो इनको क्रिमिनल की तरह माना जाता था। लेकिन जब आज़ादी हुई 1952 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया तो इनको क्या कर दिया गया, मुक्त, फ्री कर दिया गया, डोनिफाइड कर दिया गया। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, विमुक्त जनजाति। इनके एक उदाहरण कौन कौन से हैं, बागरी, बावरिया, कंजर, भेड़िया आदि। फिर अब मुख्य अंतर बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि घुमंतू नोमाइड जनजाति कौन सी होती है, जो हमेशा घूमती रहती है। बंजारा एक कॉमन घुमंतू जनजाति है। वो कुछ महीनों के लिए रुकेंगी, अपना सामान बेचेंगी, फिर कहीं जाएंगी, फिर रुकेंगी, अपना सामान बेचेंगे, ऐसे ही उनका आजीविका चलती है। अर्ध घुमंतू कौन से होते हैं कि जो मतलब कुछ समय के लिए स्थित होते हैं, 4-6 महीने के लिए। मतलब घुमंतू जनजाति से ज़्यादा समय के लिए क्या होते हैं, थोड़ा स्थिर रहते हैं। और विमुक्त का बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि इनको आ सकता है क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत इनको क्रिमिनल जनजाति घोषित किया गया था। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। कब, 1871। कब, 1871। ऐसे 1 आगे पीछे और 8 से 1 कम कर देंगे तो 7, 1871। तो अब मुख्य अंतर इनमें क्या है, घुमंतू और अर्ध घुमंतू ये इनकी जीवन शैली के आधार पर वर्गीकृत है।
विमुक्त यह ऐतिहासिक रूप से आपराधिक जनजाति की श्रेणी में मुक्त की गई जनजाति को संदर्भित करता है। ठीक है, फिर ये तीनों श्रेणियां समानता, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता की समस्याओं से जूझती हैं। अब देखिए, कोई जैसे पहली बात तो घुमंतू जनजाति का देखते हैं या अर्ध घुमंतू, थोड़ा ही सा अंतर है इनमें। ठीक है, अब ये जैसे एक जगह रही, ठीक, अब दूसरी जगह चली गई कुछ दिन के बाद, तो मतलब इनके बच्चों की शिक्षा खत्म, शिक्षा तो इनको मिल ही नहीं रही ना, जब स्थिर जीवन इनका नहीं है तो शिक्षा कहाँ से। फिर उसके बाद जब हमेशा ये जगह बदलते रहते हैं तो अब इनको कहाँ स्वच्छ हवा और स्वच्छ जगह मिलेगी रहने के लिए। ये कहीं गंदगी, ये जहाँ साफ सफाई नहीं है वहाँ रहेंगे तो ये क्या होंगे, बीमार भी होंगे। फिर स्थायी आवास न होने की वजह से ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सब चीज़ों की क्या, इससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और इनके सामाजिक समानता, भाई समाज में इनको एक असमानता का व्यवहार किया जाता है क्योंकि हमेशा घूमते रहते हैं। और ये क्या कहते हैं, विमुक्ति जो जनजाति है उसको तो कहते हैं ना, एक बार किसी चीज़ का वो लग गया धब्बा जिसको बोलते हैं, तो वो जीवन भर के लिए बन जाता है। तो वही हुआ इनके साथ, इनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया। तो कानून ने तो इनको क्या कर दिया, विमुक्त 1852 में क्या कर दिया इस कानून को, सॉरी 1952 में इसको कानून को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी सामाजिक कलंक इनके ऊपर लगा है कि ये कौन सी ट्राइब्स होती है, क्रिमिनल, मतलब इनके आसपास अगर ये जहाँ रहेंगे वहाँ लोग सेफ नहीं रहेंगे, तो ये भी इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं। ठीक है, ये चार चीज़ों से ये क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। अब वही चीज़ इंग्लिश में है कि देयर आर फुली नोमैडिक ट्राइब दैट डू नॉट सेटल परमानेंटली इन वन प्लेस, दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर देयर लाइवलीहुड, फिर ऑफन रिलाई ऑन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लाइक कैटल रियरिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हंटिंग और स्मार्ट ट्रेड्स। एग्जाम्पल कौन से है, बंजारा, बहलिया, भाटू एंड अदर्स। फिर अर्धघुमंतु ट्राइब्स या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, समझा चुके हो कि दिस ट्राइब्स आर सेमी नोमैडिक मीनिंग दे स्टे एट वन प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड एंड देन मूव टू अनदर लोकेशन बट नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज घुमंतु ट्राइब्स। मतलब क्या होता है कि ये भी एक जगह दूसरी जगह तक विचरण करती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी जल्दी घुमंतु ट्राइब्स करती हैं। फिर विमुक्त वही कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट के अंतर्गत इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया 1371 में। ठीक है, लेकिन फिर इनको क्या कर दिया गया, 1951 में डोनिटिफाइड कर दिया गया। अब समझा चुकी हूँ। अब घुमंतु जनजाति कौन कौन सी है ये समझते हैं। ऐसी जनजातियां जो हर समय एक स्थान, ये समझा चुकी हूँ। अब घुमंतु और अर्धघुमंतु बिल्कुल नाम नहीं देखना है क्योंकि इतने नाम नहीं याद हो पाएंगे। विमुक्त जनजाति कंजर, सांसी, बंजारा, बंछड़ा, मोघिया, कलबेलिया, भरमत, बागरी, नट, पारधी, बेदिया, हावुड़ा। ठीक है, तो देखिए जो विमुक्त जनजाति है तो जरूरी नहीं कि जो घुमंतु जनजाति होगी वो विमुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि भाई क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। जैसे देखिए बंजारा जो एग्जाम्पल है तो वो घुमंतु जनजाति का भी है और विमुक्त जनजाति का भी है। ठीक है, तो कोई जैसे क्रिमिनल जनजाति है, किसी जनजाति को क्रिमिनल घोषित किया गया तो हो सकता है उसका कैरेक्टर क्या हो कि वो घुमंतु हो या तो अर्धघुमंतु हो। तो ठीक है, एक बार बस इनको रीड मारना है, बाकी याद कुछ नहीं करना है इनमें। फिर उसके बाद घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों के सुधार के लिए भीखू रामजी दाते आयोग का गठन वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। देखिए, एक चंदा समिति बनी थी मानक तैयार करने के लिए, और चंदा समिति बनी थी कि कौन सी अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा। और एक अब यहाँ पे एक हमको आयोग का नाम याद करना है। आयोग का नाम कैसे रटेंगे, ये मतलब ये स्पेशल आयोग किसके लिए बना गया था, घुमंतु अर्धघुमंतु ट्राइब्स के लिए। तो भीखू रामजी इदाते आयोग कब, 1990। अब देखिए जब हम दूसरे 2000 में पहुंचने वाले थे, 2000 में पहुंचने वाले थे मतलब कब, 1999 में, तब सरकार को इन जनजातियों के बारे में सोचने का अवसर मिला कि इनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो कौन सा आयोग बना, भीखू रामजी इदाते। तो ऐसा कर लेंगे कि जो राम जी भगवान थे तो ये घुमंतु अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजातियों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा
अपने मन में प्रेम रखते थे। तो इसीलिए भिक्खू रामजी दाते आयोग वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। तो देखिए ये सही बात है, जो हमारी वो क्या कहते हैं शबरी माता थी, तो वो भी एक जनजाति थी। सबरी माता जो थी, जिनकी झूठी बैर भगवान राम ने खाई थी, वो भी क्या थी, एक जनजाति ही थी। और वो भी जनजाति ये थे निषाद जी। निषाद जी वो थे जिन्होंने भगवान राम को नाव से पार करवाया था, नदी पार करवाई थी। तो ये दोनों जनजाति थे। और एक बात और पढ़ने को मिलती है, देखिए हमें इतिहास में जो हमारी महाभारत या रामायण है, उनका जो डिस्क्रिप्शन या उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन अंग्रेजी को द्वारा किया गया था, तो हमको बहुत सारी चीज़ों में ऐसे गलत उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। अब आप सोचिए कि एक रामचरितमानस मैंने खुद पढ़ी है, तो उसमें एक वो खुद दिया गया है कि जब भगवान राम का वो राज्याभिषेक होने वाला था, या वो राजसूय यज्ञ उन्होंने जो किया था वो होने वाला था, तो सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे, सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे जिनको भगवान राम ने स्वयं अपने हाथ से पत्र लिखा था कि आपको आना है। पहले कौन थे, सबरी मैया, और दूसरे कौन थे, निषाद जी। ठीक है, तो वास्तव में मतलब हमारे उस समय भी रामायण समय में भी ST SC इन सब के लिए एक स्थान है, और अच्छा स्थान है। बाकी अगर उसमें वो हर चीज़ का अगर समझा जाए कि ऐसा, जब आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लेंगे, किसी की बातों में नहीं आना है, जब आप रामचरितमानस पूरी पढ़ लेंगे तो हर चीज़ का कारण और कार्य है समझ में आ जाएगा कि अच्छा। तो इसीलिए अब जैसे ये ट्रिक मैंने बनाई, इसलिए ये बताना पड़ा, क्योंकि भगवान राम के बारे में ये कि भाई उन्होंने उसको शूद्र को मार दिया था क्योंकि वो मंत्र पढ़ रहा था, ऐसा कुछ है, तो वो चीज़ें गलत हैं। उसका अलग कारण था, और उसका अब ये चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए। और हर मतलब धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो जिस धर्म में जो अच्छी हैं उससे वो धर्म सीखना चाहिए। और हाँ, किसी की बातों को सुन के नहीं कि अच्छा इस धर्म में ये बुरा है, खुद हम अगर हमको इंटरेस्ट है उस चीज़ को जानने में, तो हम खुद उसको पढ़ें, खुद उसको समझें, खुद उसका अर्थ लगाए कि अच्छा ऐसा यहाँ है तो क्यों हुआ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो ये हम ट्रिक से याद हो गया होगा कि घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों के सुधार के लिए भिक्खू रामजी दाते आयोग का गठन वर्ष 1999 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। कौन सी सरकार द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वर्ष 2023 में श्री भिक्खू रामजी दाते को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब, 2003 में। तो भिक्खू रामजी दाते आयोग, भिक्खू रामजी दाते आयोग। ठीक है, फिर उसके बाद घुमंतु जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक विपन्नता, घुमंतु प्रवृत्तिकरण, स्थायी आवास के, ये सब समस्याएं बता चुके हैं। इन जनजातियों के विकास एवं कल्याण हेतु तथा प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए 22 जून 2011 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। कौन से कल्याण विभाग का, विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति कल्याण विभाग का गठन कब किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो कब किया गया, 22 जून 2011। याद करे रहिएगा, 22 जून 2011, 22 जून 2011। ठीक है, फिर उसके बाद अब गठन 22 जून 2011। मुख्यालय कहाँ, राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल में है। इस विभाग में कर्मचारी की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितने भी कर्मचारी रहेंगे तो किस विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए जाएंगे, तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। विभाग के अनुसार प्रदेश में 51 जनजातियां विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंती जनजाति के रूप में मान्य की गई हैं। इनमें से 21 विमुक्त जनजाति तथा 30 घुमंतु एवं अर्धघुमंती जनजाति के रूप में मान्य है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्रदेश में इतनी जनजातियां हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, इतनी जनजातियां हैं 51, और ये 51 जनजातियां टोटल। अच्छा ठीक, इसमें क्या हुआ है कि टोटल कितनी है, 51, टोटल 51 में से 21 को क्या विमुक्त, 21 क्या है विमुक्त, और 30 क्या है घुमंतु एवं
अर्धघुमंतु। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि 30 की एज तक हमको हर जगह घूम लेना चाहिए। तो घुमंतु एवं अर्धघुमंतु, ठीक है। और विमुक्त याद कर लीजिएगा कि 21 साल की एज में थोड़ा हम मतलब घर परिवार वाले हमारे 21 के जब हम हो जाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल उनका कम हो जाता है, हम उनसे थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, हम थोड़े थोड़े अपने डिसीजन खुद लेते हैं। कब 21, तो याद हो जाएगा इस तरह में। देखिए ट्रिक को बिल्कुल सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बात को, बस मेरा उद्देश्य ये है कि ये जनजाति की जो बुक है वो बहुत ही बोरिंग है, ठीक है। अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बना के हम ये बुक को पकड़ सकते हैं। बाकी अगर कोई सोचे कि हम बैठ के इस बुक को रट लें तो इम्पॉसिबल है इस बुक को रटना, इसलिए बाकी ट्रिक में आप प्लीज़ कोई सीरियस नहीं होइएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, वही की पॉइंट्स क्या हैं कि फॉर द वेलफेयर ऑफ घुमंतु अर्धघुमंतु एंड विमुक्त कम्युनिटीज द भाग के राज्य भाग, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। भीकू रामजी दाते आयोग, यहाँ पे क्या होगा, भीकू 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 रामजी इदाते आयोग या कमीशन, ठीक है, वॉज स्टेब्लिश बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 20। भीकू रामजी इदाते, यहाँ पे बल्कि सही है, भीकू रामजी इदाते वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल फील्ड, किस पद्मश्री से सम्मानित हुए, ठीक है। फिर वही कि इनको आवाज़ नहीं होता, समस्या है तो आप लिख सकते हैं। फिर ये कि जून कब, जून एक बार रिवीजन जल्दी से, ये विभाग कब बनाएगा, घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जनजाति विभाग, तो 22 जून 2011, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग को 62 कार्य सौंपे गए हैं। तो जितना भी मतलब विमुक्त इन सब जनजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम का निर्माण क्रियान्वयन करना, विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के लिए शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजना का क्रियान्वयन, मतलब हर तरह के काम घुमंतु अर्धघुमंतु और विमुक्त जनजातियों के लिए करने का काम इसी आयोग को दिया गया है। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ शब्द रटने हैं कि इस शब्द जैसे पहला है राज्य की प्रमुख घुमंतु एवं अर्धघुमंतु एवं विमुक्त जनजातियों का विवरण, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पारधी, तो पारधी में क्या ट्रांसलेट करना है, अब तो यही पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कि पारधी मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रटते जाना है, साथ साथ ऐसा रटना है कि जब ये क्लास आप देखें और इस क्लास को एक बार और देख लें तो आपका रिवीजन हो जाए, आपको बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बात, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाएं, वहाँ सारी PDF मिल जाएंगे। अभी तक PDF मैंने डाली नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डाल देंगे इसको, ठीक है। तो समझिए, पारधी, पारधी मराठी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पारद। तत्सम क्या होता है कि जो संस्कृत शब्द से बने होते हैं, तो पारधी मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ होता है आखेट। आखेट मतलब क्या, शिकार करना, शिकार करना, ठीक है। तो एक अच्छा से याद करना है कि पारधी मराठी भाषा शब्द पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ होता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पारधी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मतलब आखेट या शिकार करना। यह एक आखेटक जनजाति, आखेटक जनजाति मतलब शिकार करने वाली जनजाति है जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है। याद करिएगा कि पारधी जनजाति ऐसी जनजाति है कि जो बंदरों का शिकार कर उनका मांस खाती है, पारधी, ठीक है। इस जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है, बैतूल, नर्मदापुरम, भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में है, किंतु इनकी सर्वाधिक संख्या सीहोर और रायसेन जिले में पाई जाती है। अब ये जिले पूछ लेता है, तो इसका ट्रिक क्या है कि ये क्या है, बंदर को मारकर, बंदर को मारती है ना। अब भाई जब बंदर को मारेगी तो इसको किससे सलाह लेनी पड़ेगी, शेर से, तो सीहोर, सिंह से, सिंह भी बोलते हैं ना शेर को, सिंह से, सीहोर याद कर लीजिएगा, और क्या लेनी पड़ेगी, राय, तो रायसेन। तो प्रमुखता
ऐसे आप देखिए बैतूल, नर्मदापुर, भोपाल, रायसेन, सीहोर। अब जैसे आपको रायसेन और सीहोर याद है अगर, तो आप आस पास के जिले की, भोपाल भी वहीं पे है। अब बल्कि नर्मदापुरम थोड़ा नीचे, होशंगाबाद, होशंगाबाद का ही नाम नर्मदापुरम अब हो गया है। और बैतूल भी कहाँ है, नीचे है। तो मतलब ये भोपाल, रायसेन और सीहोर के आसपास जिलों में पारधी पाई जाएगी। लेकिन मुख्यतः उसमें पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या कहाँ है, तो सीहोर, शेर से राय लेंगे पारधी, क्योंकि पारधी का मतलब है बंदरों को शिकार करने वाले, अखेट। और अखेट ये किसका करते थे, बंदरों का करते थे। ठीक है। अब उपजातियां, उपजातियों का मतलब क्या होता है, सब ट्राइब्स। ट्राइब्स के अंदर भी जो ट्राइब्स होती हैं, जैसे उपजातियां होती हैं, जाति होती हैं बहुत सारी, भारत में बहुत सारी जाति हैं, उसके अंदर भी क्या होती है, उपजाति। पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बताया इसके बारे में। तो मतलब जाति के अंदर जाति, उपजाति। जैसे चीता पारधी, उनमें भी मतलब ये हो गया है कि ये स्पेशल काम करेंगे। जैसे चीता पारधी क्या करेगा, यह जनजाति चीतों का शिकार करने में माहिर होता है। भील पारधी, देखिए भील एक जनजाति होती है, अलग से हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन पारधियों में भी एक भील होते हैं, भील पारधी। तो ये भील पारधी क्या करते हैं, भील पारधी बंदूक से शिकार करते हैं, बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति भील पारधी। शिकार तो सब करेंगे क्योंकि अखेटक जनजाति होती है। लेकिन भील स्पेशल चीता जो वाले होंगे तो क्या करेंगे, चीता का शिकार करने में माहिर होंगे। भील क्या होंगे, बंदूक। तो कहते हैं इतने मील तक गोली चल पहुंच जाती है, इतने मील मतलब इतनी दूरी तक। तो बंदूक से मारेंगे तब तो दूर तक। तो वही याद कर लीजिएगा कि मील से भील। भील पारधी क्या करेंगे, बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति। फिर बंदर पारधी, बंदरों को नचाने वाली पारधी उप जनजाति होती है। कि ये बंदर पारधी को, बंदर को मारेंगे नहीं, लेकिन बंदर को क्या करते हैं, नचाने का काम करते हैं। सीसी का तेल वाले पारधी है जनजाति मगर का तेल निकालने से संबंधित कार्य करती थी, अभी नहीं पहले। तो मगरमच्छ जो होता है उसका तेल निकल, जैसे मछली का तेल होता है उसी तरह मगरमच्छ का भी तेल होता है। तो उसके निकालने का काम कौन करती थी, सीसी का तेल वाली पारधी है। फिर फांस पारधी, शिकार को जाल में फंसाने में माहिर। ये तो नाम से ही पता है कि शिकार को जाल में फंसाने में माहिर जनजाति कौन सी जनजाति थी, फांस पारधी। फिर लंगोटी पारधी, केवल लंगोट पहनने वाली जनजाति। टकनकार और टकिया पारधी, समानता शिकारी और हाका लगाने वाली जनजाति। ठीक है। तो टकिया पारधी और टकनकार क्या कर, हाका लगाना मतलब क्या होता है, कोई चीज को ठोकना। तो वही है टकनकार, मतलब टांकते भी हैं, टांकते हमारे बघेली में भी कि इसको टांक दो। टांकने का मतलब क्या है कि पत्थर में क्या कर दो, पीट पीट के इसको थोड़ा थोड़ा छेदा कर दो, उसको क्या बोलते हैं, टाकना कहते हैं। तो यही ये टाकने का काम शिकारी और हाका लगाने वाली जनजाति। फिर गोसाई पारधी, गैरिक वस्त्र धारण करने वाली पारधी जनजाति। या जैसे गोसाई तुलसीदास जो राम भगवान के भक्त का एक वो था, तो वो गोसाई संप्रदाय हो गया। तो वही उसी तरह एक गोसाई पारधी भी है जो सिर्फ गैरिक वस्त्र धारण करने वाली है। इसके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सीधिया, सोलंकी, चौहान और राठी। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम मतलब पहले क्या हुआ कि जहाँ एक गाय बांधने का स्थान को गोत्र बोला जाता था कि भाई ये स्पेशल इनकी गाय। और धीरे धीरे एक मतलब ये वंश के लिए यूज होने लगा कि हम इस वंशावली से, तो इनके जितने गोत्र हैं तो किस वंशावली से मिलते हैं, राजपूतों के। राजपूत कौन, छत्री, ठाकुर जिनको बोला जाता है। जैसे सीधिया, सोलंकी, चौहान, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। फिर राठी, राठी भी आप लोगों ने सुना होगा, सीधिया, सोलंकी सब सुना होगा। तो इनके गोत्र किस उससे मिलते हैं, तो राजपूतों से मिलते हैं। ठीक है। फिर पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जनजाति। अब भाई बंदरों को मारते हैं, इनका मांस खाते हैं, चीता को मारते हैं, बंदर को नचाते हैं, ये सब करते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या, अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। फिर इसकी 8 उपशाखाओं में से कारगर है जो काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पारधी, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पारधी जनजाति, पारधी कारगर कौन सी जनजाति की उपजाति है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पारधी जनजाति की है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पारधी है ना, यहाँ पे क्या है, कारगर। तो याद कर लीजिएगा पका, पका हुआ मांस, पका हुआ
मांस। अब यहाँ पे कारगर सिर्फ काले पक्षियों का, तो का से काला रंग, का से कारगर। ठीक है, ऐसे याद करना है। फिर अब देवता इनके कौन कौन से हैं, तो पारधी जनजाति चांदी देवी को विशेष रूप से पूजती है, इसलिए सब पारधी महिलाएं कमर के नीचे चांदी के आभूषण नहीं पहनती। भाई पूजा करती है तो कमर के नीचे नहीं पहनती, तो याद कर लीजिएगा पारधी। जैसे पका याद की ये, वैसे ही क्या, देखो ऐसे याद कर लो ट्रिक। पका तो मतलब पारधी कारगर, कारगर जो जनजाति है पारधी जनजाति की। मांस, क्योंकि ये लोग मारते हैं, मांस खाते हैं। खाने से पचा नहीं, पका मांस खाने से पचा नहीं। तो पचा मतलब पारधी किस देवता की पूजा करती हैं, चांदी देवी की पूजा करती हैं। और पारधी समाज में महिलाओं के लिए शिकार प्रतिबंधित है, मतलब महिलाओं को शिकार नहीं किया जा शिकार करने के लिए नहीं ले जाया जाता। फिर शासकीय सूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की सूची में बहेलिया को पारधी जनजाति में शामिल किया गया है। मतलब एक बहेलिया जनजाति है, उसको भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, पारधी के अंतर्गत, पारधी के अंतर्गत शामिल किया गया है।